क्या हुआ? 1882 क्लेरेंस डट्टन। चलिए बताइएगा पंपास जो है कहाँ का घास स्थल है? ठीक है, कहाँ का हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका का हो जाएगा। ठीक है, बताइए वेल्स कहाँ का है? वेल्स अफ्रीका का हो जाएगा। अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल जो है वेल्स है, और अफ्रीका के उष्ण घास स्थल तो सवाना बोलते हैं। सही है। आगे बताइए डाउन्स कहाँ का हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। सही है। सेल्वास बताइएगा। सेल्वास दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। पंपास को जो है किस देश का हृदय कहा जाता है? अर्जेंटीना का हृदय किसको कहा जाता है? पंपास को कहा जाता है। सही है। कौन सी? सेल्वास देश में प्रॉपर आएंगे तो ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत है। आगे आपको बताना है राजाजी टाइगर नेशनल पार्क जो है किस राज्य में है? उत्तराखंड में। इसका पुराना नाम क्या था? नहीं ना, वो जिम कार्बेट का था। जिम कार्बेट बताया किस राज्य में है? उत्तराखंड में। और इसका पुराना नाम हो जाएगा हेली नेशनल पार्क, और एक और नाम है इसका जो कि नया वर्तमान में जो नाम है उसका रामगंगा नेशनल पार्क। क्यों नाम पड़ा रामगंगा? क्योंकि रामगंगा नदी जो है उससे बीच होकर गुजरती है, जिस कारण से। ठीक है, आगे बताना है आपको राजाजी नेशनल पार्क का स्थापना कब किया गया था? 1983 में। कब किया गया था? 1983 में। और बताइए यह किस जानवर के लिए फेमस है? राजाजी नेशनल पार्क किस जानवर के लिए? बिल्कुल सही है, हाथी के लिए, एशियाई हाथी के लिए। और एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। गिर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ध्यान रखना है। आगे बताना है बताइएगा भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेन जिसमें से जो है एक हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये करंट अफेयर्स में पढ़े होंगे। जी बिल्कुल सही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी नेताजी एक्सप्रेस के नाम से इसे जाना जाता है। नेताजी एक्सप्रेस किसका? हावड़ा कालका एक्सप्रेस का नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। आगे बताना है बताइए आइसलैंड की राजधानी? रिकजेविक होता है, रिकजेविक। आइसलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा? रिकजेविक। आगे बता लिथुआनिया की राजधानी? विनियस। लिथुआनिया की राजधानी विनियस। सही है। आगे बताना है आपको लातविया की राजधानी? रीगा। लातविया रीगा हो जाएगा। फिनलैंड की? हेलेंसिंकी हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड का स्थापना कब हुआ था? हाँ, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड का स्थापना कब हुआ था? 19 मार्च 1963 को। कब हुआ था? 19 मार्च 1963 को इसका स्थापना हुआ था, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड का। ये जो है हैदराबाद में, बीज से हैदराबाद। सही है। और यह जो है एक मिनी रत्न कंपनी के अंतर्गत आता है। मिनी रत्न फर्स्ट श्रेणी के अंतर्गत आता है, मिनी रत्न। ठीक है, आगे आपको बताना है शारदा या शारदा लिपि जो है ये क्यावीं शताब्दी के आसपास में जो है उभरा था, यानी कि जो ब्राह्मण परिवार के जो है ये लेखन प्रणाली के रूप में उभरा था। 8वीं शताब्दी हो जाएगा। शारदा लिपि कब हो जाएगा? 8वीं शताब्दी। आगे बताना है आपको राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? किसके द्वारा? राजा चोल के द्वारा करवाया गया था, यानी राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। आगे आपको बताना है जैन मान्यता के अनुसार जो है तीर्थंकर लौकिक युग में जो है तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है? 24 ही है। ठीक, इसमें सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ा सा भाषा ऐड कर दिया गया है, बाकी वही है कि जैन तीर्थंकरों की संख्या कितनी थी? 24 थी। और ऐसे जैन मान्यता के अनुसार प्रत्येक लौकिक युग में जैन तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 24 है। आगे बताना है वर्तमान समय चक्र में जो है पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। वर्तमान समय चक्र में पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हो जाएंगे। आगे बताना 23वें तीर्थंकर बताइएगा? पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह? ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह पूछ रहे हैं तो ऋषभदेव का सार हो जाएगा। हाँ ठीक है, सार हाथी घोड़ा, सॉरी सार
हाथी, ये वही हुआ गया हाथी घोड़ा बंदर, यानी बैल हाथी घोड़ा बंदर बोल सकते हैं। यानी पहला 4 का जो है बैल हाथी घोड़ा बंदर। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन, और चारों का प्रतीक चिन्ह जो है साथ साथ है बैल हाथी घोड़ा बंदर। आगे क्या अभिनंदन का बंदर हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। सॉरी, आगे बताना राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए जो है इसका योग्यता किस आर्टिकल में वर्णित है? राज्यपाल की योग्यता किस आर्टिकल में है? 157 में है। राज्यपाल की योग्यता जो है 157 में, और राष्ट्रपति की योग्यता किस आर्टिकल में है? 58 में, सीधा 58 में हो जाएगा। राष्ट्रपति की योग्यता 58 में और राज्यपाल की योग्यता 157। आगे आपको बताना है राज्यपाल का पद किस आर्टिकल में है? राज्यपाल का पद 153, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा वो 155 में हो जाएगा, और योग्यता की बात करें तो 57। बताइए राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? 52 में। बताइएगा राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा किसमें? 53 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में। निर्वाचन प्रक्रिया 55 में। राष्ट्रपति का बताइए निर्वाचन जो किस पद्धति पर आधारित होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के पर आधारित होता है। आगे बताना है राष्ट्रपति का जो है ये बोलते हैं कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? कार्यकाल 56 में है। कार्यकाल 56 में। दोबारा निर्वाचन किसमें है? 57 में। राष्ट्रपति का योग्यता 58 में। राष्ट्रपति का दशा स्थिति 59 में। राष्ट्रपति का शपथ 60 में। महाभियोग 61 में हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 72 में। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है 123 में। ये बताना है राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है किस अनुच्छेद में? 108 में, कल भी बताए थे। और राष्ट्रपति जो है बुला सकता है और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 118 के 4 के अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताना है बताइए दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक है? 56 से कब हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना? मतलब किस मॉडल पे आधारित था? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहला आप बताइएगा 51 से 56, और किस मॉडल पर? एचडी मॉडल बोलते हैं, यानी जिसे हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था पहला। दूसरा पीसी महालनोबिस हो जाएगा। आगे आपको बताना है भिलाई और दुर्गापुर और राउरकेला स्टील संयंत्र का स्थापना क्यामी पंचवर्षीय योजना में? क्यामी में दूसरी में हो जाएगा। भिलाई बताए किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से। दुर्गापुर किस देश के सहयोग से? दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। और राउरकेला किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से बना था, ठीक है। आगे आपको बताना है पागलपंथी आंदोलन यानी विद्रोह कब हुआ था? पागलपंथी विद्रोह बोले तो 1825 से लेकर 1850 तक हुआ था। और इसके जो है नेता कौन थे पागलपंथी का? करमशाह, ठीक है। बताइएगा NW1 जो है किसको किसको जोड़ता है? इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। NW2 बताइएगा सादिया से धुबरी पट्टी। NW3 बताइएगा कोल्लम से कोट्टापुरम। और NW4 काकीनाडा से मरक्कानम। NW5 कल्चर से धमरा। और NW6 लखीमपुर से भांगा। बताइएगा टोटल राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? 111 राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या टोटल 111, जिसमें से 6 प्रमुख है, जिन 6 को जो है हम सभी याद करते हैं, ठीक है। जिन 6 में जो है पहला दूसरा तीसरा यानी छठा तक सभी लोग को वैसे याद तो नहीं होगा। अभी ये मंत्र की तरह बोले मंत्र की तरह निकल गया होगा। बात सही है या गलत है? सही है ना। चलिए अभी का अभी याद करना है। पर डे कुछ ऐसा करते हैं कि एक एक टॉपिक को लेंगे जिसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो NW यानी नेशनल यानी राष्ट्रीय जलमार्ग को जो है एक बार देखते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग की यदि हम बात करें, पहला कहां हो जाएगा? इलाहाबाद से हल्दिया। दूसरा एक बार ध्यान से सुनिएगा, फिर हम ट्रेक की बात करेंगे। इलाहाबाद से हल्दिया। दूसरा की यदि हम बात करें तो
सदिया से धुबरी पट्टी। तीसरा की यदि हम बात करें तो कोल्लम से कोट्टापुरम। चौथा बोले तो काकीनाडा से मरक्कानम। पांचवा बोले तो तलचर से धमरा। छठा बोले तो लखीमपुर से भांगा। यानी कहने का जैसे हम बोल सकते हैं वैसे आप सभी बोल सकते हैं। कभी आप लोग गौर से नहीं पढ़े होंगे, जो लोग भी गौर से पढ़े हैं वही को याद है, कुछ नहीं है। इन सभी का पहला वर्ड को हम एक सेंटेंस बना लेते हैं। कैसे? ई साधु कोक्को काम तलचर से धमरा लखीमपुर से भांगा। ई साधु, ठीक है, कोक्को काम तलचर से धमरा लखीमपुर से भांगा। ठीक, एक सेंटेंस में आ जाएगा। ई एंड डब्ल्यू फर्स्ट होता है। ई मतलब इलाहाबाद, ह मतलब हल्दिया। क्या हो जाएगा? ई मतलब क्या हो जाएगा? इलाहाबाद से हल्दिया। एंड डब्ल्यू फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद होता है साधु, स से सदिया, धू से धुबरी पट्टी। ई साधु हो गया, ठीक है, यानी एन डब्ल्यू 2 हो गया। एन डब्ल्यू 3 की यदि हम बात करें तो इसके बाद बताया कोक्को, यानी क्या हो जाएगा? कोल्लम से कोट्टापुरम। कोल्लम से कोट्टापुरम कोक्को हो गया। काम, काम से काकीनाडा से मौ से मरक्कानम। काकीनाडा से मरक्कानम, यानी कितना हो गया? 4। इसके बाद बताया 2 का नाम है, सीधा सीधा ध्यान रखना, तलचर से धमरा लखीमपुर से भांगा। यानी ई साधु कोक्को काम तलचर से धमरा लखीमपुर से भांगा। नहीं याद रहेगा? बोलिए नहीं रहे हैं? नहीं याद रहेगा, लास्ट में पूछेंगे जो, ठीक है, लास्ट में खड़ा करके पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बताइएगा एक मेलाटोनिन नामक हार्मोन जो है ये कहां से स्रावित होता है? मेलाटोनिन नामक जो है ये हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो ये मस्तिष्क में जो है पीनियल ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि से जो है स्रावित होता है। कौन सा? मेलाटोनिन हार्मोन। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में किसको जानते हैं? पीनियल ग्लैंड को ही जानते हैं, यानी पीनियल ग्रंथि को ही जो है बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में जानते हैं। और शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि किसको बोलते हैं? पीनियल ग्रंथि को ही बोलते हैं, ठीक है। मास्टर ग्रंथि के रूप में किसको जानते हैं? किसको जानते हैं? पीयूष ग्रंथि को जानते हैं, ठीक है। आगे आपको बताना है ये मेलाटोनिन की यदि हम बात करें, अभी बताए थे बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में। तो बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या है? शारीरिक क्रिया जो होती है उसका भी एक समय निर्धारित होता है। जैसे कि देखते रात होती है, नींद सभी लोग को आ जाता है ना अपने आप। ये बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या है? रात होती है, यानी शारीरिक जो भी क्रिया होती है उसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। और इस चीजों को नियंत्रित करने का काम जो है पीनियल ग्लैंड का ही है। और पीनियल ग्लैंड से जो है मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। और मेलाटोनिन नामक हार्मोन का ही काम होता है नींद को नियंत्रित करने का। यानी नींद को नियंत्रित करने का काम किस ग्रंथि का होगा? ग्रंथि बोले तो पीनियल ग्रंथि, और हार्मोन की यदि हम बात करें तो मेलाटोनिन हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना है भारतीय संविधान में जो 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? कब जोड़ा गया था? 1985 में जोड़ा गया था। क्या संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। अब बताना 10वीं अनुसूची में है क्या? दल बदल हो जाएगा, यानी दल बदल विरोधी अधिनियम जो है 1985 में जोड़ा गया था। अब हम अनुसूची की बात की तो 1 से लेकर 12 तक अनुसूची, यानी वर्तमान में, यानी मूल संविधान में कुल कितना अनुसूची था और वर्तमान में कितना है? मूल संविधान में 8 था और वर्तमान में कितना है? 12 है। ध्यान रखना है। 8 की पहले बात करते हैं, 1 से लेके 8 तक। पहली अनुसूची में क्या है ये बताना है। तो पहली अनुसूची में क्या हो जाएगा? तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया, पहला अनुसूची। दूसरी की यदि हम बात करते हैं तो वेतन एवं भत्ता, और तीसरी की यदि हम बात करें तो शपथ हो जाएगा। अब इसमें 2 और 3 में भी कंफ्यूजन होता है सभी लोगों को? नहीं होता है? अब नहीं होता होगा, अब नहीं होता होगा। ऐसे कुछ लोग ही होंगे जिनको नहीं होता होगा, नहीं तो जब एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है, सेट में क्वेश्चन दिखता है तो लगता है दूसरा होगा कि तीसरा होगा। क्योंकि जो सिचुएशन मेरे साथ क्रिएट हुआ वो आप सभी के साथ भी जरूर हुआ होगा। तो दूसरी और तीसरी की यदि हम बात करते हैं तो सीधा माइंड में सेट करना है कि आपसे यदि कोई व्यक्ति बोले कि आप शपथ लीजिए पहले, तो आपके मन में आएगा ना, अगर हम किसी काम करेंगे हम पहले शपथ क्यों ले? जब तक मुझे सैलरी फिक्स नहीं किया जाए, यानी वेतन भत्ता के बारे में नहीं बताया जाए, तब तक हम शपथ क्यों लेंगे? तो वही चीज है। तो पहले आपका क्या हो जाएगा? वेतन भत्ता, फिर क्या होगा? शपथ ग्रहण। यानी कहने का दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता और तीसरी में शपथ ग्रहण। चौथा में क्या हो जाएगा? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्या हो जाएगा? राज्यसभा में सीटों का आवंटन हो जाएगा चौथी अनुसूची में। बताना है 5वीं अनुसूची में क्या है। तो 5वीं अनुसूची की यदि हम बात करते हैं SC/ST का प्रशासन, क्या बोल रहे हैं? क्या
क्या आज गलत बोल रहे थे, आज कोई बात नहीं। चौथी में बताया आपको राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी में क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन। ठीक है, बात करते पांचवी छठी अनुसूची में क्या हो जाएगा। तो छठी अनुसूची में 4 राज्य को विशेष राज्य का, यानी पूर्वोत्तर के 4 राज्यों को विशेष राज्य के बारे में बताया गया, जो कि छठी अनुसूची में, जिसमें से कौन कौन सा राज्य होता है और जान लीजिए। ठीक है, और अभी तक का समझिए कि सबसे ज्यादा अनुसूचित से रिलेटेड प्रश्न यदि पूछा गया होगा तो वो अनुसूची 6 ही होगा, इसलिए क्योंकि पूछा जाता है निम्न में से कौन से राज्य है जो छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, और उसमें दे देता है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ऐसे करके देता है। अब ऑप्शन में फंस जाते हैं, तो ऐसे करके सभी लोग को याद होता है AMTM, यानी कि बात करें 4 राज्य में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, और मणिपुर एक ऑप्शन में डाल देता है जानबूझ के। ठीक है, क्या हुआ, आज भी सेट में था ना। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं आज भी गलत भी हुआ होगा बहुत सारे लोग का, किन्हीं का नहीं हुआ गलत हुआ है। चलिए, होता है ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन में जो भी दे दे। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों को जो है विशेष राज्यों का दर्जा किसमें है, छठी अनुसूची में। बात करते 7वीं अनुसूची में क्या है, तो सीधे सूची बोल देते हैं, भाषा में जब पूछ दे तो सुन लीजिए। केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो है शक्तियों का बंटवारा जो है क्यामी अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में। केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, आपका कहाँ ध्यान है, हेलो आपका सुन रहे हैं, नहीं क्यामी अनुसूची अभी पूछ रहे थे, कोई लोग नहीं बोलिएगा। छठी 7वीं अनुसूची में क्या बताए, ध्यान नहीं ना था यहाँ पे, थोड़ा सा माइंड को यहाँ रखा जाए। अभी बता रहे, बाद में जो भी डिस्कस करना होगा बाद में कर लेंगे सभी लोग। ठीक है, 7वीं अनुसूची में बताए केंद्र एवं राज्य के मध्य जो है शक्तियों का विभाजन जो है 7वीं अनुसूची हो जाएगा। 8वीं अनुसूची बताइएगा, तो भाषा, और बात करते भाषा में वर्तमान में कुल कितना भाषा, 22, और मूल संविधान में कितना भाषा, 14। 14 के बाद 15वां भाषा कौन था, हिंदी, जिसे कब जोड़ा गया, 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। और बात करते सिंधी के बाद 3 भाषा को एक साथ जोड़ा गया था, कौन कौन, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन कौन भाषा, KMN, ध्यान रखिएगा। वैसे बहुत सारा लॉजिक है, याद रखते हैं। KMN यानी K से कोंकणी, M से मणिपुरी, N से नेपाली, ये 3 भाषा को क्या संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। और इसके बाद यदि बात करते 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कितनी भाषा को, 4 भाषा को, कौन कौन सी भाषा को, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, यानी BDMS। ध्यान रखिएगा, ये भी ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत नहीं जोड़ा गया था। तो आपको चारों पता रहना चाहिए ना। इसके लिए BDMS यानी B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली, S से संथाली, यानी ये चारों भाषा क्या में संविधान संशोधन में 92वां 2003 के तहत, 2003 के तहत। ठीक है, अब ऐसे बोलेंगे ना बार बार कोई भी चीज को, अगर किसी भी चीज को बोलेंगे तो आसानी से हो जाएगा। BDMS। ठीक है, आगे आपको बताना है भारत का अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करते हैं। किस आर्टिकल में बताया गया है, अटॉर्नी जनरल पूछ रहे हैं हम, क्या नहीं पूछ रहे हैं। अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं कितना, 76। और अटॉर्नी जनरल को हिंदी में क्या बोलते हैं, महाधिवक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महान्यायवादी ना, सॉरी महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी किस आर्टिकल में हो जाएगा, 76। और महाधिवक्ता की यदि हम बात करते हैं तो 165, अनुच्छेद 165। यानी केंद्र में बात यदि करेंगे तो महान्यायवादी, और राज्य में यदि बात करें तो महाधिवक्ता हो जाएगा। और कैग के बारे में कल भी बताए थे, कैग का नियुक्ति कौन करते हैं, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग करते हैं, 148 के अकॉर्डिंग करते हैं। और कैग जो है अपना काम जो यानी कैग 149 के तहत अपना रिपोर्ट 50 के तहत। ठीक है, आगे आपको बताना है बताइएगा लसिका फाइलेरिया को जो है आमतौर पर किस नाम से जानते हैं, जी हाथी पांव के रूप में भी जाना जाता है आमतौर पर। ठीक है, आगे बताना, यह जो है
किसके कारण होता है? कृमि के कारण होता है, जिसका नाम बताना है। बुचेरिया बेनक्राफ्टी। कौन हो जाएगा? बुचेरिया बेनक्राफ्टी कृमि के कारण जो है फाइलेरिया, जिसको क्या बोलते हैं? हाथी पांव भी बोलते हैं। ठीक है, आगे आपको बताना है। ब्रिटिश लिबरल राजनेता जो है चार्ल्स वुड ने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को वुड डिस्पैच भेजा था। कब भेजा था? 1854। यानी वुड डिस्पैच को जो है शिक्षा का क्षेत्र में मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यानी चार्ल्स वुड के सिद्धांत को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो कब भेजा था? ये 1854 में। किसको भेजा था ये पत्र? लॉर्ड डलहौजी ना, उसमें डलहौजी थे ना। बताइए लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक? 1848 से 1856 तक हो जाएगा। ठीक है, रुकिएगा 1 मिनट। आप खड़े होइए तो उधर। हेलो, आप ही को बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ, आप ही को बोल रहे हैं। बात कर रहे थे ना आपस में, बोलिए यस या नो कर रहे थे ना। अभी क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? नहीं पता, बोलिए। क्लास में बैठे हैं तो कम से कम क्लास में रहिए, क्योंकि उसका आप सभी जानते हैं समय थोड़ा सा कम मिलता है। जितना ही देर समय मिलता है उतना देर कंसस रहेंगे ना। बात करने के लिए पूरा दिन पड़ा हुआ है। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल बताइए कब से कब तक? 1848 से 56 तक है। 5 मिनट आपको खड़ा रहना है पनिशमेंट में। ठीक है, बताइएगा चार्ल्स वुड के सिद्धांत बताइएगा कब आया था? उनसे पूछ रहे थे, बताइए कब आया था? नहीं याद है ना? अभी बताइए कितनी बार बोल के निकले हैं? ठीक है, क्या फायदा? क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में? रिजल्ट की उम्मीद से आया है ना, रिजल्ट की उम्मीद से आया है। यदि काम ही नहीं करेंगे तो कैसे रिजल्ट होगी? तो सोचिए अपने बारे में भी। ठीक है, शिक्षा का क्षेत्र का मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है? कुछ सुनेंगे ही नहीं। ठीक है, बैठिए। अगले दिन से अगर नहीं बताइए खड़ा करके छोड़ देंगे कंटिन्यू। जिस समय देखेंगे बात करते आपस में, बस एक ही विकल्प है, बैठ जाइए। क्या हुआ? चार्ल्स वुड के सिद्धांत को ही बोला जाता है शिक्षा का मैग्ना कार्टा, जो कब आया था? 1854 में। और इसी के रिपोर्ट पे आधारित एक आया था, एक जिसको बोलते बिल आया था, यानी कि बोले तो 1882 में आया था शिक्षा के लिए, जिसको हम बोलते बताते हैं, आपको हिंट कर रहे हैं। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित आयोग के नाम से संबंधित है, हंटर आयोग। ठीक है, हंटर आयोग बात करते हैं। ये हंटर आयोग का संबंध था जालियांवाला बाग हत्याकांड से। और एक हंटर कमीशन या आयोग, कमीशन का हिंदी भी आयोग ही होता है, और उसका भी संबंध, उसका संबंध शिक्षा से होता है। यानी हंटर कमीशन का गठन कब हुआ था? 1882, जिसका संबंध किससे होगा? शिक्षा से। और शिक्षा संबंध ये किस पे आधारित था? तो चार्ल्स वुड के सिद्धांत पे आधारित था, यानी उसी के रिपोर्ट पे आधारित जो आया था। कौन? तो हंटर कमीशन, जो कब? 1882 में। अब बताना है किसके द्वारा लाया गया था वो? लॉर्ड रिपन के द्वारा। और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1880 से लेकर 1884 तक है। तो देखा, भारत के उद्धारक की संज्ञा जो है किसे दिया गया है? लॉर्ड रिपन को दिया गया भारत के उद्धारक की संज्ञा। ठीक है, आगे बताना आपको भारत के उद्धारक लॉर्ड रिपन, और इसके साथ साथ ये बताना किसके द्वारा दिया गया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा जो है भारत का उद्धारक किसे कहा गया है? लॉर्ड रिपन को कहा गया। मतलब स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। आगे बताना, सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को जो है 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा ही किया गया था। 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, और 21 वर्ष से घटाकर 19 किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था, यानी उससे पहले ही कर दिए थे। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल बता दीजिए। 1876 से 1880, और इसी बीच में लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को जो है 21 से घटाकर 19 कर दिया गया था। और फिर आगे चल के लॉर्ड रिपन आए, तो उनको सीधा सीधा लगा कि अगर हम सिविल सेवा में यदि भर्ती कर रहे हैं, कोई 19 साल के लोग हैं, तो समझ लीजिए सीधा सीधा वो मैच्योर नहीं होंगे, नहीं है तो फिर क्या डिसीजन लेंगे, इसलिए जो उसको फिर से बढ़ाकर कितना कर दिए? 21 कर दिए। ठीक है, आगे आपको बताना है स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। वे प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला जो है कौन था? लॉर्ड लिटन। और कौन सा एक्ट लाया था प्रेस से संबंधित? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में आया था। किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। बताइएगा किस पत्रिका को टारगेट करके लाया गया था? किस पत्रिका को टारगेट करके लाया गया था? मतलब क्या हुआ कि इस पत्रिका को नहीं चलने देंगे। सोम प्रकाश, और सोम प्रकाश के संपादक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। और किस लिए लाया था ये? तो ये जो स्थानीय भाषा में जो समाचार पत्रों का प्रकाशन जो होता था उस पर बैन लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। ध्यान रखना है, हम बताते हैं, सारा बात बता रहे हैं आगे। पायनियर अखबार जो है उसका समर्थन करने वाला था। यानी पायनियर का मतलब क्या होता है पता है आप लोग को? अगुआ, अग्रणी जिसको बोले थे, यानी आगे आगे जो चलता है। आप सभी गांव से बिलोंग करते होंगे, देखते हैं धान का बीज जब आता है उसमें रहता है पायनियर धान का बीज, जानते हैं ना? उसका मतलब क्या होता है? अग्रणी, यानी आगे आगे चला, यानी ज्यादा उपज वाला बेहतर फसल की बात करते हैं। वही अग्रणी की बात करते हैं, यानी कि आगे आगे जो चल रहा था वो कौन सा अखबार था? पायनियर अखबार था। यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन करने वाला अखबार पायनियर था। अब आपको बताना है, एकमात्र पत्रिका ऐसी थी जिसने रातों रात अपने प्रकाशन की भाषा को चेंज कर दिया था। कौन हो जाएंगे? अमृत बाजार पत्रिका। और आगे आपको ये भी बताना है अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। एक नाम तो सभी लोग को याद है, शिशिर कुमार घोष। इनके साथ साथ एक नाम और याद रखिएगा, पंडित मोतीलाल घोष। ठीक है, मोतीलाल घोष, यानी शिशिर कुमार घोष के साथ साथ कौन व्यक्ति थे? मोतीलाल घोष भी थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि हम एक बार असाइनमेंट्स में गलत कर चुके हैं इस प्रश्न को, और खास करके मोतीलाल घोष को नहीं जानने के कारण। ठीक है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात एग्जाम में सीधा दिखा है, असाइनमेंट्स में बताते हैं 2446 वाले मेंस में ये प्रश्न था, मैचिंग टेस्ट में दिया हुआ था। सीधा सीधा इधर अमृत बाजार 4 पत्रिका दिया हुआ था, एक ही बार नजर पड़ा अमृत बाजार पत्रिका पे, दिख गया इधर शिशिर कुमार घोष के जब मोतीलाल घोष। सोचे यही तो गलत है, फाइंड करना था इनमें से कौन सा जो है हाँ कथन गलत है, गलत को छाट चुनना था। आप सोच लीजिए, उसमें एक बार में टिक करके चले आए। जबकि जानते हैं एसपीडी में बीच में एक जगह बुक का नाम सब दिया हुआ है और वहां पे शिशिर कुमार घोष के बगल में मोतीलाल घोष भी दिया हुआ है। हम पढ़ते समय घेर के भी गए थे, आने के बाद फिर से उस पर नजर पड़ता है तब जाके लग गया ये। इसलिए जहाँ पे 2 राइटर है उस चीजों को भी हमें ध्यान रखना है, क्या है नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन कौन हो जाएंगे? मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, दोनों ध्यान रखना है। छोड़ दें।